गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं हिमांशु भायानी द मयूर जानी ऑफिशियल पर और आप देख रहे हैं आज के भारतीय बाजार का हाल। क्योंकि हमने कल से निर्णय लिया है कि हम बाजार के बारे में बात करेंगे और जब हम बाजार के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल बाजार किस तरीके से रहे, खास करके भारतीय शेयर बाजार, भारतीय कमोडिटी बाजार, करेंसी मार्केट और क्रिप्टो करेंसी, ये जो डिमांड में रहता है। फंड्स और मनी मार्केट्स भी होते हैं, लेकिन उसका इतना जिसको कह सके हम डायरेक्ट कनेक्ट जो होना चाहिए कंज्यूमर्स के साथ, वो नहीं होता है। उसका इम्पैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे होता है। तो उन मुद्दों को बात करते हुए हम इस चार बाजारों के बारे में बात करेंगे। तो आज 28 जुलाई सोमवार से आज शुरू कर रहे हैं। श्रावण महीना का ये सोमवार है और अच्छी शुरुआत है। तो देखते रहिए। इस शो का नाम हम दे रहे हैं आज का मतलब रोजमेल और कल का वृतांत। तो इसमें हम आज की भी बात करेंगे और कल ये मार्केट कैसा रहेगा। हर एक सोमवार पे हम पूरा वीक का मार्केट कैसा रहेगा उसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं उसके ऊपर हम बात। तो सोमवार को आपको एक वीकली एनालिसिस मिलेगा कि आने वाले दिनों में वीक में मार्केट कैसा रहने वाला। और ये जो कार्यक्रम है वो सोमवार से गुरुवार तक होगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार बंद हो जाता है दोपहर को, तो उसका बाद में करने का कोई मीनिंग नहीं। तो शुरुआत करते हैं आज से। और ये नया जो शो है, आज भारतीय शेयर बाजार 28 जुलाई सोमवार के दिन कैसा रहा। बहुत सारे रीजंस है, खास करके जो कॉरपोरेट की जो तिमाही जो उनका जो जिस तरीके से उनकी जो तिमाही के जो आंकड़े आते हैं अर्निंग्स के, खास करके कितना कमाया कंपनीज है। हालांकि ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26, और उसकी पहली तिमाही मतलब अप्रैल मई जून, उसका डेटा जुलाई अगस्त में ज्यादातर आ जाता है। तो अभी ये अर्निंग्स की सीजन कही जाती है बिजनेस जर्नलिज्म की लैंग्वेज में। तो ये अर्निंग्स की सीजन है और अर्निंग्स की सीजन में जर्नलिस्ट के पास कोई समय होता नहीं है अर्निंग्स के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के अलावा। तो जो गिरावट देखने को मिली है कॉर्पोरेट आई में, वो बड़ी निराशाजनक रही है। और वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र की जो कमजोरी है, खास करके जो डेटा आ रहा है या जो टैरिफ की बातें आ रही है, या टैरिफ की जो बातों के ऊपर जिस तरीके से मतलब 90 दिन खत्म हो गए तो क्या होने वाला है, इसके बीच जो एक तरीके की एक अस्थिरता है और उसकी जो अनिश्चितता, और आने वाले दिनों में फेड रिजर्व की जो कमेंट्री, आप हमारे यहाँ जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहां पे अमेरिका में फेड रिजर्व है, फेडरल रिजर्व है, तो वो ब्याज के दर वगैरह डिसाइड करता है, उसकी कमेंट्री होती है। तो उसके आधार पे आज क्या हुआ भारतीय शेयर बाजार में। भारतीय शेयर बाजार लुढ़का। सेंसेक्स जो है वो करीबन 572 पॉइंट लुढ़का और 81,338 पे बंद हुआ। 0.7% की गिरावट आई। वही चीज हमको निफ्टी में भी देखने को मिली। एनएससी निफ्टी जो है, हम ये बात कर रहे थे बीएसई सेंसेक्स की, एनएससी निफ्टी भी जो है वो 24,700 पर समाप्त हुआ और करीबन 179.75 यानी कि 179.75 आंक नीचे गिरा। 0.72% उसका मतलब डिक्लाइन हुआ है। तो इसको कहा जाता है बिजनेस बैलेंस की भाषा में कि मार्केट्स बंद रहे रेड काउंटर्स पे, क्योंकि ये नेगेटिव था। जब मार्केट बंद होते हैं प्लस काउंटर्स पे, यानी कि अगर पॉजिटिव में ऊपर जाता है, तो उसको कहा जाता है कि मार्केट्स बंद हुए ग्रीन काउंटर्स पे, हरे काउंटर्स पे बंद हुए। ये लाल काउंटर में आज बंद हुए, तो लाल लाल है लेकिन मलाल नहीं दिख रहा है कहीं पे, क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुकी है। तो एक तरीके से एक होप भी है कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसे प्लस रहेगा। तो बात करते हैं, जो हमने बात की प्रमुख सूचांकों की बात की। सूचांक जो होते हैं एनएससी निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स किस तरीके से नेगेटिव में रहे। मार्केट का ज्यादातर यही रहता है कि जब डिमांड, मान लीजिए सप्लाई 100 शेयरों का है और डिमांड 500-700 शेयर की है, तो मार्केट अप जाता है। लेकिन जब सप्लाई 500-700 शेयरों की हो और डिमांड 100 शेयरों की होती है, तो मार्केट टूटता है। डिमांड सप्लाई का ही पूरा खेल है। चाहे कमोडिटी बाजार ले लीजिए, करेंसी बाजार ले लीजिए, क्रिप्टो करेंसी लीजिए, सब जगह पे ये डिमांड सप्लाई का खेल होता है मार्केट्स के साथ। तो आज क्लियरली बिकवाली थी, ज्यादातर बिकवाली हुई है। अब देखते हैं प्रमुख सूचांकों की तो हमने बात की, लेकिन जो इंडाइसिस होते हैं खास करके उसमें क्या हुआ। हेल्थ केयर और बैंकिंग क्षेत्रों में कुछ स्थिरता दिखाई, मतलब वहां के जो इंडाइसिस है उसमें कुछ स्थिरता देखने को मिली। बाकी रियल्टी यानी कि जमीन मकान से जुड़ी जो कंपनियां होती है उनका जो रियल्टी इंडेक्स होता है, या फिर आईटी का जो इंडेक्स होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स, और तेल व गैस मतलब ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी क्षेत्रों में
उल्लेखनीय बिकवाली। और 25 जुलाई का अगर हम डेटा स्टडी करें तो करीबन -1.52 ये जो पोर्टफोलियो जिनका होता है उनका जो नफे में नुकसान है वो 1.5% के आसपास एक्सपर्ट्स के द्वारा कही जा रही है। आज एक और बात हुई, आईटी क्षेत्र की कंपनियों में कहीं ना कहीं एक तरीके से मंदी का असर देखने को मिला है। टाटा कंसल्टिंग सर्विस, मंदी के असर मतलब कंपनियों में मंदी नहीं है, बट वो जो समाचार है उसकी वजह से आईटी क्षेत्र में शेयरों के अंदर या दूसरा जो एक सेंटीमेंट होता है आईटी कंपनीज, क्योंकि आईटी सर्विस सेक्टर की कंपनीज होती है, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है इस देश की इकोनॉमी में। तो वो जो डेटा आया, जो बातें आई, उसमें कहीं ना कहीं टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 2% नौकरियां वो कम कर रहा है और 12,000 लोग इसमें से बिना नौकरी हो जाएंगे। अब ये जो है वो मिड लेवल के, सीनियर मिड लेवल के, मानी कि 5-7 साल से लेकर 10 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, ऐसी कंपनियों में काम किया है, उनके तो घर के ईएमआई वगैरह भी चल रहे होंगे, तो उनकी नौकरियां जा रही। इसके चलते जो टेक महिंद्रा के जो सीपी गुरनानी है, जो हेड है, उन्होंने कहा कि आईटी क्षेत्र में मैसेज क्लियर है टीसीएस की वजह से जो बातें आई कि हेड काउंट डजंट मैटर। एक जमाने में आईटी क्षेत्र में कितने लोगों को नौकरी मिल रही है, इंफोसिस में, विप्रो में, टीसीएस में, ये एक खबरें होती थी, लेकिन हेड काउंट डजंट मैटर, परफॉर्मेंस मैटर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब जो आ गया है, इसकी वजह से अब ये चीजें दिख रही ऐसे रही है कि जहां पे 100 लोगों की या 1000 लोगों की जरूरत है, वहां पे 1 या 10 लोगों को लिया जाता है और उस तरीके से ये मशीन टूल्स से ये पूरा का पूरा काम लिया जाता है। तो नौकरियां जो डिसरप्शन आना था वो शुरू हो गया है। मयूर जानी ऑफिशियल के ऊपर भी इस बारे में बहुत बार आर्थिक मुद्दों को लेकर जो चर्चाएं हुई उसमें हमने कहा है, आर्थिक और राजनीतिक की, सरकार के पास ये जो अर्बन डिसरप्शन आने वाला है, जॉब लेस ग्रोथ का, अपने सेमी अर्बन और रूरल में तो मैनेज कर लिया है, लेकिन ये जो अर्बन डिसरप्शन आने वाला है, एजुकेटेड क्लास जब जॉबलेस होगा तो क्या होगा, ये समझना पड़ेगा। तो ये शुरू हो चुका है। आई थिंक इवन इंटेल ने भी नौकरियां कम की है, इवन अमेजोन ने भी नौकरियां कम की है। तो ये सब डेटा जो आ रहा है वो थोड़ा प्रोत्साहक नहीं है। इसकी वजह से आईटी क्षेत्र में एक तरीके का एक बुझा बुझा सा माहौल, मतलब एक सेंटिमेंटली वो बहुत ही स्ट्रांगली हो रहा है। अभी बात करते हैं एनएससी और बीएससी के ऊपर, जो टॉप कंपनियां जिन्होंने अपने उनके शेयर के भाव अब ऊपर गए और जो जिनके शेयर के भाव नीचे गए। तो एनएससी में हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोटक महिंद्रा बैंक, इन दो के शेयर इस तरीके से अब गए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कुछ 3.01% बढ़ा है, 2410 पर बंद रहा है, 2410.30 पे। तो जब ये आईटी, रियल्टी, तेल गैस, क्योंकि तेल गैस क्या होता है, अभी एक तरीके का मतलब युद्ध का और जो माहौल है उसके भी तेल के डिमांड बढ़ने की, या उसमें सट्टा नहीं खेला जाएगा, तो उसमें ज्यादातर उसके शेयरों में डिमांड नहीं रहती है। अब वो पैसा नहीं आएगा तो वो रियलिटी में नहीं जाता है, मतलब वो जो पैसा आता है वो जनरली रियल एस्टेट वगैरह में जाता है। तो ये सब इंडाइसिस नीचे। और एफएमसीजी में फिलहाल एफएमसीजी की डिमांड इसलिए है कि कुछ भी हो आपको, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर जिस तरीके से छोटा सा छोटा ₹1 का शैम्पू बना के बड़ी से बड़ी शैम्पू की शीशी या जो भी प्रोडक्ट्स बेचता है, तो उसकी डिमांड रहेगी ही रहेगी। तो उसके चलते एफएमसीजी में जो खरीद फरोख्त करने वाले लोग होते हैं, बिकावली दूसरी जगह हुई तो वो एफएमसीजी में चले गए और वो पैसा निकाल के उसमें डाला और थोड़ा वहां पे गेन करने का कोशिश किया। तो 3.1%, 3.01% हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में एक तरीके का उछाल देखने को मिला। कोटक महिंद्रा बैंक शुरुआत के जो सत्र की जो शुरुआत थी उसमें कुछ 1.07 बढ़कर 2151.10 पर था, लेकिन बाद में जैसे ही उसके परिणाम आए, जो मतलब उनकी जो रिजल्ट्स आए, तो वो मतलब एक तरीके से निराशा के बाद गिरावट दिखाई दी। एनएससी के जो लूजर्स है उसमें बजाज फाइनेंस है। हालांकि बजाज फाइनेंस एनएससी पे पर भी टूटा है और बीएससी पर भी टूटा है, क्योंकि उसके जो क्वार्टरली परिणाम आए, Q1 के जो रिजल्ट है उतने प्रोत्साहक नहीं थे, तो उसकी वजह से उसके बाद 4% उसमें शेयर के भाव में गिरावट देखने को मिली है। तो ये दिखाता है कि वित्तीय क्षेत्र, मतलब जो फाइनेंस लोन्स देते हैं एनबीएफसी सेक्टर, उसमें किस तरीके का माहौल है। मतलब डिमांड जो नहीं है, जो बात आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां कह रही है, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हमारे जैसे बिजनेस जर्नलिस्ट, वो यहाँ पे स्थापित होता है कि पैसा देने वाली कंपनी, खुले हाथ से पैसा बटोरने वाली कंपनी, मतलब खुले हाथ से पैसा देने वाली कंपनी, उसके परिणाम भी प्रोत्साहक नहीं। तो मतलब लोन क्यों नहीं लेते लोग? क्या उनके पास नौकरियां नहीं है, लोन वापस देने के लिए पैसा नहीं है, तो लोन लेने से दूर रहते, खर्चा कम करके डिमांड इसलिए कम होती है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है।
दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल एनएसई पे उसमें मुनाफा वसूली और दूरसंचार क्षेत्र में सतर्क भावना के कारण उसमें 3% गिरावट देखने को मिली है एयरटेल के शेयरों में। तो मयूर जानी के वहां पे एयरटेल का वो लगा है और फ्रीक्वेंटली उसका एयरटेल का डिस्कनेक्शन होता रहता है, तो मुझे लगता है ये असर यहाँ पे देखने को मिला है। बीएससी की जो शीर्ष लाभकारी कंपनियां हैं, बीएससी पर जो कंपनियों ने गेन लिया उसमें भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 3.1% बढ़े थे एनएससी की तर्ज पे, मतलब डिमांड में था सब जगह पे। और आईटीसी जो ये यूपी नूडल्स, सनफीस्ट बिस्किट वगैरह जो फार्मा डिविल्स साबुन बनाते हैं, उनके शेयरों में भी मतलब 0.87% बढ़ के 416.15 पर वो टिका। तो एफएमसीजी में कहीं ना कहीं एक तरीके की डिमांड देखने को मिली और उसकी वजह से उसके शेयरों के भाव में अपवर्ड स्विंग हमको देखने को मिला। दूसरी तरफ बीएससी में कोटक महिंद्रा बैंक एनएससी पे गेनिंग में था, लेकिन बीएससी में वो ऑलमोस्ट 6.3% और गिरावट जो है उसके उसमें मतलब सेंसेक्स की गिरावट में भी वो प्रमुख योगदान करता रहा। तो उसकी वजह से 6.3% जब ये बीएससी पे कोटक महिंद्रा का बैंक का शेयर गिरा तो उसकी वजह से उसकी इम्पैक्ट बीएससी सेंसेक्स पे भी आई है। तो ये पूरा मतलब टॉप लूजर टॉप गेनर्स का पूरा वृतांत था। भारतीय कमोडिटी के बाजार के बारे में अगर हम बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जो कच्चा तेल का वायदा है वो स्थिर रहा है, करीबन 5615 में से लेके वो 5610 पर, मतलब 5 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, 0.09% नीचे देखा गया था। क्योंकि जो अमेरिकी युद्ध विराम की जो वार्ता है उसके चलते मतलब जो तेल की कीमत है उसमें कहीं ना कहीं स्थिरता दिख रही है। ये वैसे अगर देखने जाए तो भारत के लिए अच्छा समाचार है, क्योंकि अगर तेल की कीमतें गिरती है तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा। अगर यहाँ पे भी वो इम्पैक्ट होता है इसका, और आने वाले दिनों में बिहार के चुनाव है तो मुझे लगता है उसके ऊपर उस दरमियान तेल की कीमतें शायद कम हो भी सकती है। थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर फेस्टिवल के दिनों में कम हो सकता है, ऐसी मैं संभावना देख रहा हूँ। फिर तो क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या निर्णय लेती है, सरकार क्या निर्णय लेती है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर कमोडिटी में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही है तो ये फेस्टिवल डेज जो आ रहे हैं भारत में, जिस तरीके से डिमांड बढ़ेगी परिवहन की या खान पान की, तो उसमें जो कच्चे तेल का जो इस्तेमाल होता है माल को ले जाने के लिए, उसमें एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर एक तरीके से कम रहेगा। और आपका जो रुपी डॉलर जो है समीकरण, उसमें भी मतलब अगर मान लीजिए बैठता है सही तरीके से और रुपया इतना नहीं घिसता है, तो वो जो तेल आप मंगवाते हैं उसके लिए जो करेंसी इंपोर्ट करते हैं वो भी एक स्टेबिलिटी नोट पे रहेगी। तो ये मुझे लगता है एक अच्छी खबर है इन सब के बीच, मार्केट जिस तरीके से टूटे उनके बीच, लेकिन वेट एंड वॉच कीजिए। दूसरी तरफ जो बात आ रही है कि सोने की कीमतें थोड़ी कम हुई है, और ये क्यों हुआ है? क्योंकि निवेशक प्रमुख आर्थिक डेटा और फेडरल रिजर्व के संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निवेशक मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं गोल्ड में, वो जो डेटा आने वाला है और जो फेडरल रिजर्व की जो कमेंट्री आएगी वहां की अमेरिका की, तब डॉलर कैसे रहेगा, क्या रहेगा, ब्याज की दरें क्या रहेगी, इसके ऊपर नजर टिकाए रखे विश्व के जो इन्वेस्टर्स होते हैं गोल्ड में वो लोग। और वैश्विक अनिश्चितता हो, जो अनिश्चितता है जिस तरीके से है, तो उसमें जो सेफ हेवन कंपनी, सेफ हेवन जो कंट्रीज होते हैं यानी कि टैक्स हेवन कंट्रीज, उसमें जिस तरीके का आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ आभूषण के क्षेत्र में हीरा और आभूषण जो लग्जरी प्रोडक्ट होती है उसकी भी खरीदी नहीं हो रही है, तो सीधा का सीधा इसका बेनिफिट सोने को मिलेगा। ये डिमांड इस तरफ जाने की संभावना दिख रही है। और इसकी वजह से क्या है कि लग रहा है कि सोने का जो मार्केट है वो साधारण रहेगा आने वाले दिनों में, और भारत में तो खास करके फेस्टिवल डेज है तो डिमांड भी रहेगी। लेकिन सोने के भाव भी मान लीजिए अगर स्टेबल रहते हैं और डिमांड रहती है तो ये भी एक अच्छी बात है। और उस तरीके से अगर आप देखने जाए तो वैश्विक जो मांग उतार चढ़ाव जो है वो जनरली कमोडिटी की कीमतों में जिस तरीके से भाव उनके अप रहे या डाउन रहे, और कमोडिटी के प्राइसेस स्टेबल रहे फिलहाल अगर देखने जाए पूरी जो व्यवस्था है उसमें। दूसरी तरफ हम बात करते हैं भारत में मुद्रा बाजार की, यानी कि जो करेंसी मार्केट है, तो उसमें यूएस वर्सेस आईएनआर की जो बात है उसमें कहीं ना कहीं 20 पैसे की गिरावट देखने को मिली थी। मतलब मान लीजिए कि डॉलर 85.70 था तो 85.40 पे या ऐसे 85.50 पे ऐसे आ गया। भाव पे इसलिए हम नहीं जा रहे कि क्या होगा जब ये टेलीकास्ट होगा, उसके बाद क्या होगा हमको पता नहीं, हम शायद गलत हो सकते हैं। तो क्या हुआ आज के दिन में कि एक तरीके से रुपी स्टेबल रहा है, अगर देखने जाए तो रुपी ज्यादा इरोड नहीं हुआ है। दूसरी तरफ भारत में क्रिप्टो करेंसी बाजार, हालांकि भारत में क्रिप्टो करेंसी बाजार रेगुलेटेड नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने फिलहाल एक डायलॉग में कहा था कि वो रेगुलेट करने के लिए ब्लूप्रिंट पूरी ला रही है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये रेगुलेटेड नहीं, लेकिन जो डेटा मिलता है जहां से डिमांड सप्लाई जो होता है, ये जो वॉलेट्स पे जो खरीद फरोख्त होती है, उससे क्रिप्टो करेंसी की भी यही हाल है कि क्रिप्टो करेंसी भी ऑलमोस्ट स्टेबल रही है, क्योंकि उसमें जो वैश्विक अनिश्चितता है जिस तरीके से उसको लेकर, और इट्स बैक्ड बाय डॉलर। तो जब डॉलर स्टेबल होता है, वैश्विक अनिश्चितताओं में कहीं ना कुछ मतलब वातावरण ऐसा लगता है कि अनुकूल है, तो ये सब चीजें स्टेबल रहती है। जब टेंशन होती है तो ये सब चीजों की दाम बढ़ती है। अगर कहीं किसी ने बम गिरा दिया, कहीं पे कुछ हो गया, किसी देश ने किसी के ऊपर चढ़ाई कर ली, तो फिलहाल ये जो युद्ध का जो मैदान है, मैं बोल भी रहा था कि युद्ध का मैदान एशिया में शिफ्ट होगा, और एशिया में शिफ्ट हो चुका है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच, और अभी पीस टॉक्स की भी बात आ रही है। तो क्रिप्टो करेंसी बाजार में अगर देखने जाए तो ये चीजें मुख्य कारण जो मार्केट के रहे, अगर देखने जाए कि जिस तरीके से मार्केट आज, कमोडिटी बाजार ले लीजिए, शेयर बाजार ले लीजिए, करेंसी मार्केट ले लीजिए, इन सब में क्या हुआ है कि कॉर्पोरेट आय ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। उसके अलावा भारत यूके की जो एफटीए की जो ट्रीटी है, उसमें ऐसा माना जाता है कि 120 बिलियन डॉलर्स का द्विपक्षीय अगर व्यापार होता है, तो जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती है उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, ऐसा जो एक्सपर्ट्स है वो बोल रहे हैं, मतलब जो विश्लेषक है वो बोल रहे हैं, एनालिस्ट वगैरह। तो भारत का हिस्सा जो है वर्ल्ड ट्रेड में 2.5% है। ऐसी कंपनियां आपको शेयर बाजार में ढूंढनी पड़ेगी जिनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो, जिनका एक्सपोर्ट ज्यादातर ईयू एंड आई मीन यूनाइटेड किंगडम्स वगैरह यूरोपीय देश में होता हो या कहीं और होता हो। सेबी के जो कदम है खास करके आईपीओ को लेके, उसको लेके भी मतलब एक तरीके से बाजार में रुचि बढ़ गई है लोगों की, और आईपीओ नए नए आ रहे हैं तो उसमें भी एक तरीके से तेजी का माहौल दिख रहा है। तो ये भी एक फैक्टर था कि किस दिशा में मार्केट जाएगा आने वाले दिनों में, बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन आज का जो रहा है, जैसे मैंने कहा, जो पूरा वृतांत आपको दिया, कॉर्पोरेट आय, टैरिफ की जो अनिश्चितता, फेड रिजर्व की कमेंट्री, इन सब मुद्दों को लेकर, और आईटी सेक्टर में खास करके जो फुसफुसाहट हो रही है कि नौकरियां रहेगी नहीं रहेगी, वन ऑफ द मोस्ट गार्डेड प्लेस। तो अर्बन एरियाज में जिस तरीके से जॉब डिसरप्शन आने वाले दिनों में, उन सब मुद्दों को लेकर थोड़ा बाजार टूटा हुआ था। विनिर्माण पीएमआई में उछाल, मतलब जो भारत का जो एचएसबीसी फ्लैश विनिर्माण पीएमआई है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई या मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कहते हैं, जुलाई में 17.5 साल के उच्च स्तर पर 59.2 पर पहुंचा, जो मजबूत मांग और मेक इन इंडिया पहल से औद्योगिक शेयरों को समर्थन देता है। अब ये डिमांड कौन से सेक्टर्स में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, किसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि थार ठीक है आप खरीदते और थार के डेटा देते हैं, लेकिन वही और दूसरी और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या जो वाटर हीटर या जो ये चीजें है वो बिकती है कि नहीं बिकती। तो ये थोड़ा मिक्स्ड रहता है। ये वैल्यू ड्रिवन मुझे ज्यादा लग रहा है, वॉल्यूम ड्रिवन कम है, क्योंकि डिमांड की हर जगह पे किल्लत है, और बोल रहा है कि डिमांड नहीं है। तो उसका थोड़ा मैं आई विल गो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट की सही में ये इम्पैक्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग से। वैश्विक व्यापार की जो चिंता है, अमेरिकी टैरिफ के 90 दिन दिवसीय विस्तार की अवधि खत्म हो चुकी है अभी, तो उसको लेके जो महिंद्रा आई मीन जो ये जो निवेशक है, खास करके आईटी सेक्टर में और कपड़ा जैसे निर्यात क्षेत्रों में, इसकी क्या इम्पैक्ट आएगी उसको लेके भी चिंतित है। इसलिए आईटी का, जैसे मैंने कहा, आईटी में नौकरियों की भी जाने की फुसफुसाहट है, और ये अगर टैरिफ इम्पैक्ट करता है तो इसकी भी असर होगी। साथ ही साथ अगर हम देखने जाएं तो क्षेत्रीय बदलाव जिस तरीके से आ रहा है, क्षेत्रीय बदलाव में अब क्या हुआ है, अगर हम देखने जाए तो त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। गुजरात में श्रावण मास शुरू हो चुका है। आज सोमनाथ में बहुत बड़ी भीड़ थी, वहां पे हर शिव मंदिर पे, यहाँ पे मैं द्वारका में हूँ, नागेश्वर शिव मंदिर पे भी बहुत बड़ी भीड़ थी आज। तो उसकी वजह से एक तरीके का एक पॉजिटिव सेंटीमेंट खास करके खुदरा व्यापार में देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे ऑटो शेयरों की जो मांग और वृद्धि का कारण वही स्थिरता दिखाई दे रही है। बारिश का डेटा भी अच्छा है, तो गांव खेड़ों में भी एक तरीके का ये जो फेस्टिवल सीजन जो शुरू हो चुका है उसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि बारिश इस बार इतनी डिसरप्टिव नहीं रही, चाहिए उतनी रही है और अच्छे तरीके से रही है, खास करके गुजरात में अगर हम देखने जाए। तो इस वजह से भी ये डिमांड, फेस्टिव डिमांड जो है वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को कुशन करेगी, और Q2 में अर्निंग्स में ये डेटा आपका रिफ्लेक्ट होगा। मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, उसका इम्पैक्ट आपको Q3 में, जो Q2 के परिणाम आएंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, वहां पे देखने को मिलेगा। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर हालांकि दिवाली वगैरह के दिन है, तो उसका इम्पैक्ट आपको Q4 में, जो Q3 के परिणाम आएंगे उसमें देखने को मिलेगा।
तो ये अभी 3 महीने पिछले शायद बुरे रहे, लेकिन आने वाले 6 महीने अच्छे हो सकते हैं, ऐसे संकेत अभी तो मिल रहे हैं, बाकी तो देखते जाइए क्या होता है। और साप्ताहिक दृष्टिकोण अगर हम देखें पूरे के पूरे बाजार का, तो भारतीय शेयर बाजार जो है आगामी सप्ताह में अमेरिकी टैरिफ की जो चिंता है उसको लेके, फेड रिजर्व की जो कमेंट्री आएगी उसमें क्या बातें आएगी, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं घटते हैं, इन सब बातों पे बात होगी। बैंकिंग और हेल्थ केयर जो क्षेत्र है वो समर्थन प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग एक बेसिक कंजम्पशन कमोडिटी जैसा हो गया। आप रोज जाते हैं बैंक पे, रुपया डालते हैं, रुपया उठाते हैं, डिजिटल पेमेंट्स करते हैं आप, मतलब एटीएम से उठाते हैं, तो एक डिमांड सप्लाई की बात हो जाती है। और बाकी के जो क्षेत्र है खास करके आईटी, रियल्टी, एफएमसीजी, उन पर दबाव हो सकता है या रहेगा, ऐसी बात है। एफएमसीजी मुझे लगता है नहीं रहेगा, क्योंकि एफएमसीजी में आने वाले फेस्टिव दिनों में जो डिमांड बढ़ेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा दबाव रहेगा। लेकिन एफएमसीजी के लिए विशेषक मतलब विश्लेषक ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से डिमांड घटी हुई है उसमें ये दबाव हो सकता है। और अगर मान लीजिए आईटी की वजह से एक डिसरप्शन आता है जॉब्स में, क्योंकि फिक्स सैलरीज आपकी टाइम पे नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली आप डिमांड आपकी कर्टेल होगी। तो इसके साथ साथ अगर हम देखने जाए तो विश्लेषक ये कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर या आईटीसी जैसे जो रक्षात्मक शहर है उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करें, ये सुझाव दिया है इन्होंने। और यदि एफटीए वार्ता है, मतलब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आ रही है यूके के साथ, उसमें अगर मान लीजिए कुछ आगे बढ़ता है तो निर्यात उन्मुख जो कंपनियां हैं, मतलब जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, ऐसे शहरों को आप चयनित करें, देखें कि उसमें क्या हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, और उसके ऊपर नजर डाल के बैठे और वहीं पे कुछ मतलब बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है जैसे टॉक्स प्रोग्रेस होंगे। भारतीय कमोडिटी की बाजार, जो भारतीय कमोडिटी बाजार की जो बात आ रही है अगले इस एक सप्ताह के लिए, उसमें क्लियर बात है कि कच्चा तेल और उसकी कीमतें भू राजनीतिक तनाव बढ़ने तक स्थिर रहने की उम्मीद है। मतलब भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल अगर प्रेशर नहीं बिल्टअप होता है तो ये ऑब्वियसली ये मतलब स्थिर रहेगा, ऐसी बात आ रही है। और सोना सतर्क व्यापार देख सकता है, मतलब जैसे हमने कहा कि हीरा और जवेरात जो होते हैं उनकी डिमांड नहीं है, क्योंकि ये जो पैसा जिस तरीके से घूमना चाहिए मार्केट्स में वो नहीं घूम रहा है, डिमांड नहीं है। तो इसके चलते सोना, और जैसे फेस्टिवल डेज शुरू हो गए तो फेस्टिवल डेज में जो सोने की खरीदी होगी, तो उसके चलते सोना कहीं ना कहीं एक सावधानी वाला एक सतर्क व्यापार देख सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है, और ये जो डिमांड है वो सोने की तरफ शिफ्ट होगी। क्योंकि ये जो टैक्स हेवंस में जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं फिलहाल, या हीरे जवाहरात नहीं कर रहे, तो वो बिल्कुल सोने की तरफ, तो गोल्ड बिकम्स अ सेफ है फॉर इन्वेस्टमेंट्स अगर देखने जाए तो। ऐसी बात विशेषज्ञ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। भारतीय मुद्रा बाजार की अगर हम बात करें तो रुपये पर टैरिफ की चिंताएं तेज होने पर दबाव रहने की संभावना है, मतलब रुपया और लुढ़क सकता है। और ऐसे माहौल में भले तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें स्टेबल हो, लेकिन रुपया अगर लुढ़का तो उतना ज्यादा रुपया आपको देना पड़ेगा, क्योंकि प्रति बैरल जो कीमत होगी, तो भले आपकी करेंसी टूटी हुई है, तो आपका तेल का भाव मान लीजिए 80 से 65 हो गया, तो 65 में भी मतलब आपको जो करेंसी देनी है वो ज्यादा देनी पड़ेगी। उसके चलते यूएसडी आईएनआर उच्च दरों का परीक्षण कर सकते हैं, मतलब यहाँ से ऊपर जा सकता है, 85 से ऊपर 87 तक तो गया था, तो उसके ऊपर भी जा सकता है, ऐसी संभावनाएं दिख रही है। टैरिफ का मामला कैसे बढ़ेगा आगे, इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। और अमेरिकी डॉलर और पूंजी की अस्थिरता बढ़ सकती है, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो खेल है तेल का डॉलर का, इसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, निवेशकों को सतर्क रहना पड़ेगा, सरकारों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि जब $1 प्रति बैरल बढ़ता है तो भारत जैसे देश पे 800 करोड़ रुपए का जो फाइनेंशियल बर्डन आता है वो आ जाता है, तो वो सीधा पास ऑन होता है फिर टैक्सेस के जरिए। बट ऑब्वियस भारतीय क्रिप्टो करेंसी बाजार स्पष्ट नियामक विकास के बिना क्रिप्टो बाजार नरम रह सकता है, मतलब अगर जो निर्मला सीतारमन जी ने जो बात की है अगर वो आ जाता है बहुत जल्दी तो ठीक है, वरना वो नर्म रहेगा। लेकिन इसके बीच बिटकॉइन का प्रदर्शन और यूएस आर्थिक डेटा, जो अमेरिका का आर्थिक डेटा आएगा, उसके सहित के जो संकेत है वो भावनाएं, मतलब एक सेंटिमेंटली उसको ड्राइव करेंगे बिटकॉइन को, उसकी डिमांड रहेगी, क्योंकि बिटकॉइन इज बैक बाय डॉलर, तो वो बिल्कुल रहेगा। और निवेशकों को हालांकि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आप सतर्क रहे, अपडेट्स पर नजर रखें, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, तो ऐसी सलाह दी जा रही है। आज का अगर हम निष्कर्ष लेंगे तो निष्कर्ष में यही है कि 28 जुलाई 2050 को भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन मिश्रित कॉर्पोरेट आय और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।
क्लियरली एफएमसीजी और हेल्थ केयर जैसे रचनात्मक क्षेत्रों के ने कुछ स्थिरता प्रदान की है जो हमने देखा, और जबकि वित्तीय आईटी पर उल्लेखनीय दबाव था, और कमोडिटी और मुद्रा बाजार वैश्विक रुझानों को दर्शाते हैं कि कैसे अभी विश्व में शांति है तो कमोडिटीज में इतना खेला नहीं हो रहा है, और जबकि क्रिप्टो करेंसी अस्थिर रही है। और आगामी सप्ताह में अमेरिकी टैरिफ की जो बातें आएगी, उसकी जो विकास की नीति आएगी, जो भी बातें आएगी, उसके ऊपर फेड रिजर्व की जो टिप्पणियां, उसकी जो क्रिटिकल कमेंट्स होगी, फेड रिजर्व के जो चेयरपर्सन है उनकी, जो उनकी जेरोम पोवेल, उनको निकालने की भी बात हो रही थी, लेकिन बाद में ये चीजें आ गई है। और घरेलू आय के साथ महत्वपूर्ण रहेगा, मतलब क्या डोमेस्टिक इनकम या जो कॉर्पोरेट अगर रिजल्ट की हम बात करें, अगर वो उत्साहजनक रहे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। निवेशकों को क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए और वैश्विक संकेतों के लिए सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहे, सावधान रहे, खुश रहे। तो हिंदी का संस्करण यहीं पे हम समाप्त करते हैं आज, और मुझे लगता है कि आज से ये शुरुआत है। आपको कैसा लगा, आप इसे देखना चाहेंगे, नहीं देखना चाहेंगे, वो कहिएगा। ये हमारा ट्रायल रन है, और इसको आने वाले दिनों में ऐसी एक कमेंट्री हम देते रहेंगे। हम किसी को निवेश करने की सलाह नहीं दे सकते क्योंकि हम सेबी सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन हालांकि एक बिजनेस जर्नलिस्ट होने की वजह से पूरा का पूरा मार्केट का एक वृत्तांत गुजराती भाषा में द गुजरात रिपोर्ट पर और हिंदी भाषा में द मयूर जानी ऑफिशियल पर आप देख सकते हैं। तो कल फिर मिलिएगा, कल देखते हैं बाजार कैसा रहेगा। पूरे जो सप्ताह है उसके संकेत तो हमने दे दिए, तो सोमवार को हम सप्ताह के संकेत देंगे, मंगलवार को हम बुधवार के संकेत देंगे, बुधवार को हम गुरुवार के संकेत देंगे, और ये शो जो है वो सोमवार से गुरुवार रहेगा। तो 4 दिन वीक में, क्योंकि फिर शुक्रवार से तो आप ओटीटी वगैरह पे चले जाएंगे, गुरुवार से रात को ही चले जाएंगे, तो इससे हमने डिसाइड किया इसको 4 दिन ही हम रखें। धन्यवाद, और देखते रहिए द मयूर जानी ऑफिशियल हिंदी में और द गुजरात रिपोर्ट गुजराती में ऐसे अपडेट्स के लिए।